दोस्तों, मध्यम वर्गीय परिवार का एक सपना होता है कि उसका अपना खुद का एक घर हो और इस घर की चाह में वो दिन रात काफ़ी मेहनत करता है और परिश्रम करता है ताकि वह अपनी इस मेहनत से अपने लिए, अपने परिवार के लिए एक घर खरीद सके। परंतु आज की इस महंगाई के समय में एक घर खरीदना वाक़ई में काफ़ी मुश्किलों से भरा है और काफ़ी तनाव भरा भी है। दोस्तों, मैं आज आपको इस वीडियो में बताऊँगा कि आप किस प्रकार से अपने घर के लिए प्लानिंग कर सकते हैं और किस प्रकार से अपनी ज़रूरत के हिसाब से इसका चयन कर सकते हैं। सबसे पहले मैं दोस्तों आप लोगों को ये बताना चाहूँगा कि आपको सबसे पहले अपने आप से एक प्रश्न करना चाहिए कि क्या वाक़ई में आपको अब घर की ज़रूरत है? अगर आपका परिवार छोटा है, आप परिवार में 1 या 2 सदस्य हैं, तो आप उस समय किराए के घर को भी प्रेफ़र कर सकते हैं। परंतु जैसे ही आपके परिवार में कोई नया सदस्य आ जाता है, जैसे आपके बच्चे हैं, आपके यहाँ किसी बच्चे का जन्म होता है या आपके घर में ऑलरेडी आपके मदर-फ़ादर साथ में रह रहे हैं और आपके पास घर नहीं है, तो फिर आपको अपने घर के लिए प्लानिंग कर लेना चाहिए। इसके लिए आपको सबसे पहले एक टोकन अमाउंट की व्यवस्था करना पड़ेगी। अगर सपोज़ करके कोई सा प्लॉट अगर 20 लाख का मिल रहा है, तो उसके लिए आपको 1 से 2 लाख रुपए टोकन अमाउंट के रूप में अरेंज करना होगा। ये अरेंज करने के बाद कोई भी बैंक आपको 60 से 70% तक आपको फंडिंग कर देगी। ये फंडिंग होने के लिए आपको आपका सैलरी या फिर आपका जो बिज़नेस होगा अगर, तो उसका आपको रिटर्न फाइल किया होना चाहिए। उसके बेसिस पे आपको बहुत ही आसानी से बैंक लोन दे देगी। लोन लेने से फ़ायदा ये होता है कि हमें यह पता चल जाता है कि जो हम प्रॉपर्टी ले रहे हैं वो जेन्युइन है कि नहीं है। तो हमारी तरफ से जो भी जानकारी रहती है वो बैंक उसको निकाल के पक्का कर लेती है कि वो जो प्रॉपर्टी है वो जेन्युइन है। तो लोन लेने से एक फ़ायदा ये होता है, जनरली क्या होता है कि जो सैलरी पर्सन होते हैं उनके पास जो है इतना बल्क अमाउंट नहीं होता है, तो वो लोन पे ही जाते हैं। और आज तो बहुत सारी प्राइवेट बैंक्स जो हैं बहुत आसानी से लोन कर देती है। इसके अलावा कुछ माइक्रो फाइनेंस कंपनी होती है वो और भी अधिक आसानी से लोन कर देती है, परंतु उनका रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है थोड़ा ज़्यादा होता है। तो इसके लिए आपको सबसे पहले अपना एक प्रॉपर्टी देखनी है जो लीगल हो, जो रेरा अप्रूव हो, है ना? जिसका टीएनसी डाइवर्जन हो। ये सारी चीज़ें देखने के बाद आप बुकिंग कर सकते हो और एक प्लॉट ले सकते हो। यदि आप उस मकान उस पे मकान बनाना चाहते हैं, तो आप उससे T+C में भी ले सकते हैं लोन, मतलब प्लॉट प्लस कंस्ट्रक्शन के लिए भी लोन ले सकते हैं। परंतु जितनी भी नेशनलाइज़्ड बैंक्स होती है, वो केवल T+C पे ही लोन देती है। प्लॉट के लिए जो नेशनलाइज़्ड बैंक होती है वो लोन नहीं देती है। यहाँ पे नेशनलाइज़्ड बैंक से मतलब है कि जो बड़ी-बड़ी बैंक हैं, जिनका काम केवल बैंकिंग सेक्टर वाला है, वो आपको P+C में ही लोन देगी। परंतु जो माइक्रो फाइनेंस बैंक होती है, जिसे एनबीएफसी बोलते हैं, वो आपको प्लॉट के लिए लोन दे देगी। जिसके लिए वह और आजकल एक नया चलन चल रखा है कि आप अगर प्लॉट खरीदते हैं और अगर आपको कंस्ट्रक्शन नहीं करना है, तो प्लॉट का जो गाइडलाइन अमाउंट रहता है, वो उसको प्लॉट के लोन पे दे देगी और जो ऊपरी अमाउंट है, जो कि जनरली जो भी आप जिससे प्रॉपर्टी खरीदते हो, वो गाइडलाइन की जो वैल्यू होती है, उससे ज़्यादा ही वैल्यू चार्ज करते हैं। तो वो बैलेंस अमाउंट जो है, बैंक जो है, आपको इक्विटी फंड के नाम से दे देगी। इक्विटी फंड मतलब ये है कि वो उसको किसी प्रकार से एक वैल्यू के रूप में बता देगी कि यह प्रॉपर्टी जो है इतना वैल्यू रखती है मार्केट रेट पे। तो वो उसे इक्विटी अमाउंट से वह कैलकुलेट करके उतना बैलेंस अमाउंट आपको दे देगी और वह अमाउंट जो है आपको देगी बैंक। अगर आप जिस भी कॉलोनाइज़र से या प्रॉपर्टी ब्रोकर से लेते हैं आप प्रॉपर्टी, तो वो उसे गाइडलाइन की अमाउंट का चेक दे देगी, परंतु जो ऊपरी इक्विटी अमाउंट रहेगा वो आपको आपके नाम से ही देगी। तो इसका फ़ायदा ये होगा कि आप प्लॉट भी ले सकते हो। अगर आप माइक्रो फाइनेंस कंपनी से लेते हो, माइक्रो फाइनेंस बैंक से लेते हो, तो आपको प्लॉट लोन भी मिल जाएगा, परंतु उनका रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है थोड़ा चार्ज ज़्यादा रहेगा। दूसरा ये है कि जब आप प्लॉट ले लेते हैं, तो आपके ऊपर रहता है कि आप उसे रखना चाह रहे हैं या सेल आउट करना चाह रहे हैं। तो आपके पास एक ये भी ऑप्शन है जब आप प्लॉट लेते हैं। तो मेरे ख्याल से अगर आप प्लॉट लेते हैं किसी माइक्रो फाइनेंस कंपनी से, तो आपके पास एक ऑप्शन ये भी रहता है कि मुझे आज बनाना है या नहीं बनाना है, या हो सकता है कि मुझे मेरा कहीं पे और ट्रांसफ़र हो जाए या आपका विचार बदल जाए कि किसी और लोकेशन पे आपको लेना है, तो एनबीएफसी जो है आपको जो लोन देती है, भले उनका रेट ऑफ इंटरेस्ट थोड़ा ज़्यादा रहती है, पर आपके लिए चॉइस रहती है। आप उस प्रॉपर्टी को लेने के बाद आपके पास ऑप्शन रहता है कि आप उसको बेच के कहीं और भी ले सकते हैं। परंतु प्रॉपर्टी बेचना इतना आसान काम नहीं होता है, वो समय मांगती है और इसके लिए थोड़ा एफर्ट भी लगता है। प्रॉपर्टी जो इस तरह जितनी आसानी से हम खरीद लेते हैं, उतनी आसानी से बिकती नहीं है, उसके लिए काफ़ी समय लगता है। तो आप ये भी कर सकते हैं, अगर आपके पास ऑलरेडी कोई सा घर है, तो जब आपके पास ऐसा लग रहा है कि हाँ मेरा अब मैं इस कंडीशन में हूँ कि मेरे लोन चुकता हो गए हैं, तो आप एनबीएफसी पे जाके भी एक प्लॉट ले सकते हो। क्योंकि ये ज़रूरी नहीं है कि जिसके पास ऑलरेडी एक घर है तो वो उस घर को लेके एक और घर बनाए। अगर बनाना चाहे तो बना सकता है, उसे वो रेंट पर्पज़ से दे सकता है। परंतु क्योंकि आप जब भी देखेंगे कि जो अभी प्रॉपर्टी का रेट, जिस रेट पे आप प्रॉपर्टी खरीदते हो और जिस प्रकार से मार्केट में उस प्रॉपर्टी का जो रेट बढ़ता है, जो बैंक को आप जो इंटरेस्ट देते हैं वो उससे कई गुना ज़्यादा होता है।
मतलब ये है कि आप जब कोई सी प्रॉपर्टी लेते हो तो उसका रेट जो बढ़ता है, मार्केट रेट जो बढ़ता है, वो जो इंटरेस्ट आप पे लगता है, बैंक आप पे जो इंटरेस्ट चार्ज करती है उससे काफ़ी गुना ज़्यादा रहता है। और ये 1 या 2 साल के लिए नहीं है, अगर आप जब लॉन्ग टर्म में जब कैलकुलेशन करते हैं, आप जब आपने किसी प्रॉपर्टी को 5 साल 7 साल तक रखा है या उससे अधिक सालों में रखा, तो आपने जितना बैंक को चार्ज किया है उससे कई गुना रिटर्न आपको प्रॉपर्टी देती है। तो ये एक अच्छा ऑप्शन है कि आप प्रॉपर्टी आपके पास ऑलरेडी है, आपके पास अगर घर है तो आप अपना एक प्लॉट ले सकते हो। बस ये कि थोड़ा रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा होगा, परंतु जब आप भविष्य में सोचोगे कि जब मैं पैसा उन्हीं पैसों को इकट्ठा करके बाद में प्रॉपर्टी लूँ, तो वो प्रॉपर्टी आपको बहुत ही ज़्यादा रेट में मिलेगी। और ये भी हो सकता है कि आप जिस लोकेशन पे प्रॉपर्टी लेना चाहते हो वो लोकेशन आपको नहीं मिले। तो प्रॉपर्टी लेने का डिसीजन जो है एक ऐसा डिसीजन है जो कि आपको जितनी जल्दी हो सके लेना चाहिए। क्योंकि प्रॉपर्टी जब भी हम लेते हैं तो हमें लगता है कि प्रॉपर्टी काफ़ी महंगी है, और जब भी आप प्रॉपर्टी लोगे तो आपको महंगा ही सौदा लगेगा। परंतु उसका रिजल्ट जब आप 5 साल 7 साल या 10 साल बाद देखोगे, तो आप अपने आप को अप्रिशिएट करोगे कि नहीं, उस समय मैंने जो डिसीजन लिया था वो सही था। और जब प्रॉपर्टी आप लेते हो तब कोई आपको ये भी बोलेगा कि नहीं, आपको ये प्रॉपर्टी नहीं लेना चाहिए, आपको इतना रेट ऑफ इंटरेस्ट देना पड़ रहा है, बैंक में आपने लोन लेके प्रॉपर्टी ली। परंतु जब आप लॉन्ग टर्म में देखोगे तो जो रेट ऑफ इंटरेस्ट आप पे करोगे, जितना इंटरेस्ट आप पे करोगे उससे ज़्यादा आपको आपकी प्रॉपर्टी का रेट बढ़ जाएगा और वो देगा। बाद में वही लोग आपको आके बोलेंगे कि नहीं, आपने एक अच्छा डिसीजन लिया। तो एक छोटे परिवार के लिए या एक बड़े परिवार के लिए मेरे ख्याल से जब आप रेंट पे रह सकते हो तो आपको रेंट पे पूरी कोशिश करना चाहिए कि आप रेंट पे रहें, क्योंकि रेंट में क्या होता है कि आपको अननेसेसरी बर्डन नहीं होता है। जब प्रॉपर्टी लेते हो तो आपको आपके ऊपर बैंक का लोन रहता है, तो उसकी आपके ऊपर थोड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है, थोड़ा दबाव आ जाता है कि आपकी जो सैलरी है वो यूनिफॉर्म आती रहनी चाहिए, आपका जो बिजनेस है वो यूनिफॉर्म चलते रहना चाहिए, क्योंकि आपको वो EMI भरनी है। और इसी कंडीशन में अगर आप किराए के मकान में आप रह रहे हो और आपको लग रहा है कि मेरी जॉब जो है सिक्योर नहीं है और मैं कंटिन्यू EMI पे करने की स्थिति में नहीं हूँ, तो आप रेंट पे रह सकते हैं, क्योंकि रेंट पे रहना भी एक अच्छा ऑप्शन है। क्योंकि आपके पास एक और ये भी ऑप्शन रहता है रेंट से रहने का कि आपका मन नहीं कर रहा है किसी एक कॉलोनी में, तो दूसरी कॉलोनी में रह सकते हैं। आपको कोई छोटा घर लग रहा है तो बड़े घर में रह सकते हैं, या तो अभी आप बड़े घर में रह रहे हो तो आपकी फाइनेंशियल कंडीशन के हिसाब से छोटे घर में भी एडजस्ट हो सकते हो। परंतु जब आप इतना बड़ा अमाउंट इन्वेस्ट करते हो, इतना बड़ा अमाउंट जब आप किसी चीज़ में लगाते हो, तो आपके ऊपर जिम्मेदारी हो जाती है, दबाव हो जाता है। और कभी कभी ये सारी चीज़ें जो हैं आपको भारी लोन के दबाव में भी डालने आती है। तो इसके लिए ज़रूरी यही है कि आपको अपना डिसीजन देखना है कि आप किस प्रकार से लेते हैं। आपको अपनी ज़रूरत का कैलकुलेशन करना है कि आपको घर यकीनन चाहिए ही चाहिए। अगर नहीं चाहिए और आपको लग रहा है कि इतनी आवश्यकता नहीं है, तो आप रेंट से भी रह सकते हैं। तो ये एक मेरा छोटा सा वीडियो था। आप किस प्रकार से अपनी प्रॉपर्टी के बारे में सोच सकते हैं, अपना मकान के बारे में सोच सकते हैं, और किन किन चीज़ों से आप ये कर सकते हो। तो ये मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए, शेयर करिए और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए।